हेलो डियर लर्नर, जय हिंद। सभी को स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में, जिसमें हम जानेंगे RPWD एक्ट 2016 के बारे में। राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट यानी कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 है, जो आपके विभिन्न प्रकार के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। इससे पहले जो भी वीडियोज बनाए जा चुके हैं, उन सभी वीडियोज का प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। आप उन्हें भी ज़रूर देखिए। एंड टेलीग्राम चैनल का भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, क्योंकि वहाँ पे आपको जो भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, मैराथन के होते हैं, स्पेशल एजुकेशन से रिलेटेड, वो आपको वहाँ पर PDF के रूप में मिलते हैं। तो ज़रूर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये रहा RPWD एक्ट 2016, जिसका मैंने फुल फॉर्म भी बताया था आपको। RPWD एक्ट 2016। इससे पहले यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि आने वाले न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। साथ ही दोस्तों तक जरूर शेयर करें और लाइक करना ना भूलें वीडियो को। देखिए, हम शुरुआत से शुरू करते हैं। सबसे पहला नाम क्या है, फुल फॉर्म इसका फुल फॉर्म है RPWD एक्ट का कि राइट्स ऑफ, यहाँ पर जो राइट लिखा है एस होगा, राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट, यानी कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम कहते हैं इसको, इसका फुल फॉर्म जब आता है तब। दूसरा पॉइंट है, यह अधिनियम PWD यानी कि पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज यानी कि जो विकलांगजन अधिनियम है 1995 की जगह आया है, यानी कि रिप्लेस हुआ है। ये भी आपको पॉइंट वाइज बता रहा हूँ ताकि आपको एग्जाम के लिए दृष्टिकोण से काम आएगा। तीसरा पॉइंट देखिए कि 21 वर्ष बाद दिव्यांगजन के लिए नया और बेहतर कानून आया, क्योंकि ये एक ऐसा ये भी एक लिखित दस्तावेज है। 1995 का भी लिखित दस्तावेज था, उसमें भी बहुत सारी खूबियाँ थी, लेकिन कितना पालन हुआ कितना नहीं हुआ वो हम सब जानते हैं। तो तीसरा पॉइंट है कि 21 वर्ष बाद दिव्यांगजन के लिए नया और बेहतर कानून आया। चौथा पॉइंट देखिए कि RPWD एक्ट सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ध्यान रखें एक बात और, कि कोई भी डिसेबिलिटी रिलेटेड कुछ भी पारित होता है, कुछ भी होता है, तो हमेशा किस में जाता है, MSJE, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, यानी कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत। जो हमारा पहले MHRD था, अब उसको हमने शिक्षा मंत्रालय के नाम से जानते हैं, लेकिन पहले उसका नाम क्या था, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। तो वो जनरल एजुकेशन से रिलेटेड पूरा उसमें वर्क होता था। ऐसा नहीं है कि उसमें कल्याण नहीं होता था, लेकिन वो जनरल एजुकेशन से रिलेटेड था। और यहाँ पर वेलफेयर, डिसेबिलिटी रिलेटेड जो भी कुछ होता था, सब MSJE में होता था। ये आपको ध्यान में रखना है। देखिए पॉइंट 5 देखिए कि वर्ष 2007 में भारत ने दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के हस्ताक्षर पर पुष्टि के बाद पिछले अधिनियम को बदलने की आवश्यकता उत्पन्न हुई, और इसके तहत 2016 में PWD एक्ट की जगह RPWD एक्ट आया। यानी कि जो हमारा UNCRPD था, उसी के आधार पर यह आया था। UNCRPD कब बना था, 2006 में, लेकिन उसके बाद भी उससे रिलेटेड एक्टिविटी हुई, बहुत सारी चर्चाएं हुई। तो फिर 2007 में ये धीरे धीरे इसका क्रियाकलाप शुरू हो गया कि अब हम कैसे इसको 2016 वाले RPWD एक्ट को कैसे हम लाएं। देखिए 6 पॉइंट देखिए, यह अधिनियम मतलब जो RPWD एक्ट है, यह अधिनियम विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्रीय सम्मेलन के दायित्वों को पूरा करता है। यानी कि बिल्कुल, क्योंकि जो भी हम RPWD एक्ट आज जान रहे हैं, आज 2016 से आज 2021 चल रहा है, 16/5/21, लगभग 5 साल हो चुके हैं। तो आप देखिए कि जो UNCRPD के उद्देश्य थे, उनको पूरा करने के लिए RPWD एक्ट आया। क्या उसमें एक्सेसिबिलिटी थी, क्या अकाउंटेबिलिटी थी, क्या एक्सेस थी, क्या जो इक्वल अपॉर्चुनिटी, किस तरीके से फुल पार्टिसिपेशन, इन सब को पूरा करने के लिए RPWD एक्ट 2016 को लाया गया। नेक्स्ट देखिए RPWD एक्ट का
एक्ट का ड्राफ्ट बिल 2011 में बनाया गया। सवाल आएगा अगर कभी कि आरपीडब्ल्यूडी एक्ट जो राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट जो 2016 है उसका ड्राफ्ट बिल कब बना? वो कब बना? 2011 में। 8वां पॉइंट देखिए कि 7 फरवरी 2014 को आरपीडब्ल्यूडी विधेयक संसद में पेश किया गया था। ये आपको डेट बहुत ध्यान में रखनी है, ये पूरा देख परख करके ही आपको बताया जा रहा है कि 7 फरवरी 2014 को आरपीडब्ल्यूडी विधेयक संसद में यानी कि पार्लियामेंट में पेश किया गया था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। जो भी डेट में कन्फ्यूजन थी उससे रिलेटेड इसलिए आने की इस वीडियो को ज़रूरत पड़ी। 9वां पॉइंट देखिए, राज्यसभा में 14 दिसंबर 2016 को विकलांग व्यक्तियों के अधिकार विधेयक को पारित किया गया। ये भी आपको ध्यान में रखना है कि राज्यसभा में कब किया गया है? 14 दिसंबर 2016 को। जो भी कन्फ्यूजन था उस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए ये पूरा बनाया गया आधिकारिक रूप से, और इसमें आप देखेंगे कि एकदम करेक्ट मिलेगा। 10वां देखिए, लोकसभा में, अभी हमने राज्यसभा में पॉइंट पढ़ा, अब सब देखते हैं कि लोकसभा में 16 दिसंबर 2016 को विकलांग व्यक्तियों के अधिकार विधेयक को पारित किया गया। यानी कि जो भी कन्फ्यूजन था इन दोनों से रिलेटेड वो भी अब क्लियरली दूर हो जाएगा कि लोकसभा में 16 दिसंबर 2016 को पारित हुआ था एंड राज्यसभा में 14 दिसंबर 2016 को पारित हुआ था। अब देखिए 11वां देखिए कि राष्ट्रपति की जो प्रेसिडेंट होता है उसकी सहमति प्राप्त करने के बाद इसे 28 दिसंबर 2016 को अधिसूचित किया गया। इस प्रकार आरपीडब्ल्यूडी जो बिल है वो 2016 को अधिनियम किया गया, यानी कि एक लॉ बन गया। तो 27 दिसंबर को एसेस करने के लिए गया और वो 28 दिसंबर को फाइनली इसे एक लॉ बना दिया गया, और ये राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त करने के बाद ही हुआ। तो ये कब हुआ? 28 दिसंबर 2016 को। कोई भी पीडीएफ आप अगर आरपीडब्ल्यूडी एक्ट की डाउनलोड करते हैं तो जो आधिकारिक वेबसाइट है वो है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। वहाँ आपको जो भी पीडीएफ मिलेगा वो गलत नहीं होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। एमएसजेई अन्य जगह अपलोड नहीं करता है, वो उसी पे करता है, आधिकारिक वेबसाइट मंत्रालय वही है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। अन्य पीडीएफ में बहुत सारी जो गलतियां मिलेंगी वो आपको वहाँ पर नहीं मिलेंगी, वहाँ पर सही होगा। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। 12वां देखिए, यह अधिनियम 15 जून 2017 से लागू हुआ था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। बहुत सारे जो अन्य जगह आप सर्च करेंगे तो 19 अप्रैल 2017 में को भी मिलेगा, लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है कि यह अधिनियम 15 जून 2017 को ही लागू हुआ था। ये आपको ध्यान में रखना है। ये पूरा जांच परख करके ही आपको डेट दी जा रही है। 13, 14 एक साथ है। 13वां देखिए कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 253 में आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 को अधिनियमित किया गया है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। संविधान के किस अनुच्छेद में? वो भी भारत के संविधान के 253 253 जो आर्टिकल्स है उसमें 2016 आरपीडब्ल्यूडी एक्ट अधिनियम है उसको क्या है? अधिनियमित किया गया है, जोड़ा गया है। 14वां देखिए, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 में 21 प्रकार की डिसेबिलिटीज को शामिल किया गया है। अब वो कौन कौन सी हम जानेंगे। इससे पहले आप जानते हैं कि जो पीडब्ल्यूडी एक्ट आया, पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट 1995, उसमें 7 प्रकार की विकलांगताओं को शामिल किया गया था। और वो 7 प्रकार की विकलांगताएं कौन कौन सी थी? हियरिंग इम्पेयरमेंट, ब्लाइंडनेस, लो विजन, मेंटल रिटार्डेशन, मेंटल इलनेस एंड लोकोमोटर डिसेबिलिटीज। वो 7 प्रकार की उसमें विकलांगताएं शामिल थीं। अब हम देखेंगे जो अभी हम पढ़ रहे हैं आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में कितनी विकलांगताएं हैं? 21 प्रकार की विकलांगताएं हैं। और जो पीडब्ल्यूडी एक्ट था मैंने जो उसमें 6 बताई हैं, 7वीं है लेप्रोसी क्यूर्ड पर्सन, यानी कि कुष्ठ रोग मुक्त व्यक्ति। यानी कि टोटल कितनी हो गई? 7 प्रकार की विकलांगताएं 1995 वाले पीडब्ल्यूडी एक्ट में शामिल थीं। अभी जो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 में 21 प्रकार की विकलांगताओं को शामिल किया गया है। ये रहे आपकी 21 प्रकार की डिसेबिलिटीज। देखिए ये आपको पहले जो दिख रही हैं, ब्लाइंडनेस हो गया, लो विजन हो गया, लेप्रोसी क्यूर्ड पर्सन्स हो गए, हियरिंग इम्पेयरमेंट हो गया,
दूसरा देखिए, लोकोमोटर डिसेबिलिटी हो गया, डॉर्फिज्म हो गया, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो गया, मेंटल इलनेस हो गया। ये एक इमेज में चार चार हैं। नेक्स्ट इमेज में है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, सेरेब्रल पॉल्सी, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस। इसके बाद है स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, स्पीच एंड लर्निंग डिसेबिलिटी, स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी, थैलेसीमिया, हीमोफीलिया, सिकल सेल डिजीज, मल्टीपल डिसेबिलिटीज इंक्लूडिंग डेफ ब्लाइंडनेस। एसिड अटैक सर्वाइवर्स, जो जिनको मतलब तेज़ाब वगैरह फेंक दिया जाता है, उससे रिलेटेड है। नेक्स्ट है पार्किंसंस डिजीज। तो ये 21 प्रकार की विकलांगताएं इसमें शामिल की गई हैं। अब देखिए 15वां पॉइंट देखिए कि बेंचमार्क विकलांगता जो 6 से 18 वर्ष के आयु वर्ग के प्रत्येक बच्चे को मुफ्त शिक्षा का अधिकार होगा। एक बात आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जहां भी दिव्यांग बच्चों का जिक्र हो, चाहे वो आरटीई एक्ट 2009 हो, जिसे हम राइट टू एजुकेशन एक्ट कहते हैं, चाहे वो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट 1995 हो, चाहे ये आपका आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 हो, सभी में जो सामान्य बच्चों के लिए 6 से 14 की बात की गई है, दिव्यांग बच्चों के लिए 6 से 18 वर्ष तक की बात की गई है। ये आपको बिल्कुल दिमाग में रखना है। तो बेंचमार्क डिसेबिलिटी जो 6 से 18 वर्ष के आयु वर्ग के प्रत्येक बच्चे को मुफ्त शिक्षा का अधिकार होगा। बेंचमार्क विकलांगता से तात्पर्य का मतलब क्या है? आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम 2016 के तहत मान्यता प्राप्त किसी भी प्रकार की जो समस्या है उसमें कम से कम 40% की विकलांगता होनी चाहिए, उसी को हम बेंचमार्क विकलांगता कहते हैं। यानी कि अगर 40% से कम है, अगर 40% से कम है तो वो बेंचमार्क विकलांगता की श्रेणी में नहीं आएगा, लेकिन 40% होना ही चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा है तो वो उसकी सीवियरिटी पर डिपेंड करता है। 16वां पॉइंट देखिए कि उच्च शिक्षा में आरक्षण। देखिए रिजर्वेशन की बात है, जो आप जानते हैं कि जो नौकरियों में जो 3% का आरक्षण पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट 1995 में दिया जाता था, यानी कि जो पीडब्ल्यूडी एक्ट जिसे आप कहते हैं, वो बढ़ा करके जो सरकारी नौकरियां हैं उनमें 4% कर दिया गया है। लेकिन यहाँ पर 16वां पॉइंट को पूरा पढ़िए कि उच्च शिक्षा में आरक्षण 5% से कम नहीं होगा, सरकारी नौकरियों में 4% से कम नहीं होगा, भूमि आवंटन में आरक्षण, गरीबी उन्मूलन योजनाओं में 5% आवंटन होगा आदि जैसे अतिरिक्त लाभ बेंचमार्क वाले व्यक्तियों के लिए प्रदान किए गए हैं। ध्यान रहे, ये सामान्य व्यक्ति के लिए नहीं है, ये केवल और केवल दिव्यांग बच्चों के लिए उनको छूट या रिजर्वेशन दी गई है। ये बात आपको ध्यान रखना है, ये आरक्षण केवल दिव्यांग बच्चों के लिए है। अब देखिए 16वां पॉइंट देखिए, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट अधिनियम 2016 में 102 खंड हैं। कितने हैं? 102 खंड, यानी कि 102 सेक्शंस हैं एंड 17 अध्याय हैं, यानी कि 17 चैप्टर्स आपको मिलेंगे। तो इनके बारे में भी मैं एक एक करके आपको बता देता हूँ। चैप्टर 1 जिसके हम कहते हैं प्रिलिमिनरी, यानी कि अध्याय 1 में प्रारंभिक में क्या है, ये देखिए सेक्शंस लेफ्ट साइड में है। पहला इसमें क्या है कि संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ, यानी कि पहले अध्याय में आपको मिलेगा इसका पूरा नाम जो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट है और जो डेफिनेशंस परिभाषाएं हैं कि कौन कौन सी क्या। अब देखिए चैप्टर 2 अध्याय 2 में आपको क्या मिलेगा, और अध्याय 2 का नाम क्या है? अधिकार, जो राइट्स एंड एंटाइटलमेंट होते हैं, जो अधिकार और अधिकार कह सकते हैं। तो अध्याय 2 का ये नाम है। अलग अलग कभी कभी पूछ लेता है कि आरपीडब्ल्यूडी एक्ट अधिनियम 2016 का अध्याय 5 किससे संबंधित है, अध्याय 3 किससे संबंधित है, अध्याय 6 किससे संबंधित है। तो इसका मतलब अध्याय का वहाँ पर नाम लिखा रहेगा और उससे वो रिलेट करेगा। तो यहाँ पर अध्याय 2 किससे संबंधित है? अधिकार से। और इसमें कितने आपको सेक्शंस हैं? 3 से 15 तक। देखिए इसमें समानता और गैर भेदभाव की बात की गई है, विकलांग महिलाएं और बच्चे की बात की गई है, सामुदायिक जीवन की बात की गई है, क्रूरता और अमानवीय व्यवहार से सुरक्षा की बात की गई है, दुरुपयोग, हिंसा और शोषण से सुरक्षा की बात की गई है,
सुरक्षा की, हर चीज़ से सेफ्टी की बात की गई है, घर और परिवार की सुरक्षा और जो दिव्य, लेकिन एक बात का ध्यान रहे, ये सब दिव्यांग बच्चों से रिलेटेड है। पता चले सामान्य बच्चों के अकॉर्डिंग भी आप लिख दें, बिल्कुल नहीं। जो मतदान में सुगमता है, न्याय तक पहुंच है, कानूनी क्षमता है, संरक्षकता का प्रावधान है, समर्थन के लिए अधिकारियों का पदनाम वगैरह सारा चीज़ इसमें है, प्रजनन अधिकार है, जो रिप्रोडक्टिव राइट्स होते हैं, तो ये हमारा अध्याय 2 के अंतर्गत आता है। अब देखिए चैप्टर नंबर 3, यानी कि चैप्टर नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। किससे रिलेटेड है? एजुकेशन से रिलेटेड है। अध्याय 3 हमारा शिक्षा से संबंधित है। ये देखिए इसमें 3 सेक्शन है, 16, 17, 18, यानी कि पहला क्या लिखा है? शिक्षण संस्थानों के कर्तव्य। 17वें में क्या लिखा है? समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने और सुविधा प्रदान करने के लिए विशिष्ट उपाय की बात की गई है। 18वें पॉइंट में यानी सेक्शंस में एडल्ट एजुकेशन की बात की गई है। अब देखते हैं हम चैप्टर 4 जो स्किल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट की बात करता है, कौशल विकास और रोजगार की बात करता है, हमारा अध्याय 4। इसमें 5 सेक्शंस हैं। पहले सेक्शंस में देखिए कि व्यावसायिक प्रशिक्षण और स्वरोजगार की बात करता है, रोजगार में गैर भेदभाव, यानी कि भेदभाव नहीं होगा रोजगार में, समान अवसर की नीति बनेगी, अभिलेखों का रखरखाव होगा, शिकायत निवारण अधिकारी की नियुक्ति होगी, जो भी मतलब दिक्कत होता है, कोई चला गया तो फिर आएगा। देखिए चैप्टर नंबर 5 क्या कहता है, यानी कि अध्याय 5 सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य, पुनर्वास और मनोरंजन की बात करता है, लेकिन ये सब डिसेबिलिटी के लिए है। यहाँ पर हमारे कितने सेक्शंस हैं? 7 सेक्शंस हैं। पहले सेक्शंस में किसकी बात की गई है? सामाजिक सुरक्षा की बात की गई है, दूसरे में स्वास्थ्य सेवा की बात की गई है, तीसरे में बीमा योजनाएं की बात की गई है, चौथे में पुनर्वास की बात की गई है। पुनर्वास से संबंधित मैंने एक वीडियो बनाया है, लगभग आपको 40 मिनट का वीडियो मिलेगा। यदि आप उसे देखेंगे तो आपको पुनर्वास से संबंधित लगभग सारी जानकारियां मिल जाएंगी। नेक्स्ट इसमें जो सेक्शंस है अनुसंधान और विकास, यानी कि जो रिसर्च होना चाहिए इससे संबंधित, क्यों नहीं इनको हो रहा, कैसे स्वास्थ्य मिलना चाहिए, बहुत सारे जो सीवियर कैटेगरी के व्यक्ति होते हैं, दिव्यांग होते हैं, उनका स्वास्थ्य हम कैसे बेटर करें, कैसे उनका पुनर्वास करें। संस्कृति और मनोरंजन की बात करता है, खेल गतिविधियों की भी बात करता है। तो ये चैप्टर नंबर 5 की बात है। अभी हम देखते हैं चैप्टर नंबर 6, यानी कि अध्याय 6वां कि बेंचमार्क विकलांगता व्यक्तियों के लिए विशेष प्रावधान, यानी कि कुछ स्पेशल प्रोविजन फॉर पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज। हमारे पास इसमें कितने सेक्शंस हैं? 3, 3, 6, 7, यानी कि 7 सेक्शंस हैं इसमें। पहला सेक्शन 31 क्या कहता है? बेंचमार्क विकलांग बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा की बात करता है, यानी कि स्पेशल प्रोविजन की बात करता है। उच्च शिक्षण संस्थानों में आरक्षण की बात करता है, और हमने बात कही थी, शुरू में ही पढ़ा था कि 5% आपको उच्च शिक्षण में आरक्षण मिलेगा, वो भी दिव्यांग बच्चों को। आरक्षण के लिए पदों की पहचान की जाएगी, रिजर्वेशन होगा, निजी क्षेत्र में नियोक्ताओं को प्रोत्साहन मिलेगा, विशेष रोजगार विनिमय होगा, विशेष योजनाएं और विकास कार्यक्रम होगा। तो ये चैप्टर 6 की बात है, अध्याय 6 की बात है। अब देखिए चैप्टर 7 भी आपके सामने है, पूरा लिखा हुआ है। ये किसकी बात करता है? उच्च समर्थन आवश्यकताओं वाले विकलांग व्यक्तियों के लिए विशेष प्रावधान, यानी कि स्पेशल प्रोविजन फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज विद हाई सपोर्ट नीड, ये इससे संबंधित बात करता है। तो इसमें केवल एक ही सेक्शन है कि उच्च समर्थन वाले विकलांग व्यक्तियों के लिए विशेष प्रावधान करना, जो समस्या है, प्रॉब्लम है, इन सब के लिए देखना। अब देखिए चैप्टर नंबर आपको 8 दिख रहा होगा, यानी कि अध्याय 8 उपयुक्त सरकारों और कर्तव्य और उत्तरदायित्वों की बात करता है कि किस तरीके से उनके उत्तरदायित्व होंगे ताकि विकलांग व्यक्तियों के लिए लाभदायक हो। इसमें कितने सेक्शंस हैं? 4, 4, 8, 2, 10 सेक्शंस हैं। इन 10 सेक्शंस में पहला क्या है? जागरूकता अभियान है, दूसरा है अभिगम्यता यानी कि एक्सेसिबिलिटी है, तीसरा है परिवहन तक पहुंच यानी कि जो ट्रांसपोर्ट तक हमारा एक्सेस होना चाहिए, चौथा है सूचना और संचार प्रौद्योगिकी तक पहुंच होना चाहिए, उपभोक्ता समान होना चाहिए, कंज्यूमर गुड्स जो होना चाहिए, सुगम्य मानदंडों का अनिवार्य पालन करना चाहिए, मौजूदा बुनियादी ढांचे और परिसर को सुलभ बनाने और उस उद्देश्य को कार्यवाही करने का समय सीमा होना चाहिए, सेवा प्रदाताओं द्वारा पहुंच के लिए समय सीमा होनी चाहिए, मानव संसाधन विकास होना चाहिए, सोशल ऑडिट सब होना चाहिए। ये इनकी जिम्मेदारियां हैं कि ये सारी चीज़ें ये करेंगे दिव्यांग बच्चों के लिए। अब देखिए चैप्टर नंबर 9 देखिए,
9 8 यानी कि 9वां चैप्टर्स कहता है कि इसका जो टाइटल है विकलांग व्यक्तियों के लिए संस्थानों का पंजीकरण और ऐसे संस्थानों को अनुदान, ये इससे रिलेटेड है। तो इसमें कितने सेक्शंस हैं चैप्टर नंबर 9 में? 3 3 6 1 7, यानी कि 7 सेक्शंस हैं चैप्टर नंबर 9 में। पहला क्या है? सक्षम अधिकारी जो होगा वो क्या होगा, कैसे होगा, क्या कैसे पंजीकरण करेगा। नेक्स्ट है पंजीकरण यानी कि रजिस्ट्रेशन। नेक्स्ट है आवेदन और पंजीकरण का प्रमाण पत्र प्रदान करना। नेक्स्ट है पंजीकरण का निरसन करना, यानी कि वो रिवोकेशन भी करेगा। 53 है अपील भी करेगा। नेक्स्ट है कि अधिनियम का केंद्रीय या राज्य सरकार द्वारा स्थापित या अनुरक्षित संस्थाओं पर लागू ना होना, उसको भी ध्यान देंगे। पंजीकृत संस्थाओं को सहायता करना, ये भी कई सारी चीज़ें इनमें देंगे। एक चैप्टर नंबर 9 की बात थी। ये देखिए चैप्टर नंबर 10 से रिलेटेड यहाँ पर लिखा हुआ है। क्या लिखा है? अध्याय 10 क्या कहता है? विशिष्ट विकलांगों का प्रमाणीकरण, सर्टिफिकेशन ऑफ स्पेसिफाइड डिसेबिलिटीज। इसमें कितने सेक्शंस हैं? 4 सेक्शंस हैं। पहला क्या कहता है? निर्दिष्ट अक्षमताओं के आकलन के लिए दिशा निर्देश जारी करेंगे। नेक्स्ट क्या कहेगा? प्रमाणित करने वाले अधिकारियों का पदनाम क्या होगा? जैसे आप जानते हैं ना कि जो सीएमओ वगैरह होता है उनको मतलब अथॉरिटी देना, डेजिग्नेशन, ये इस अध्याय के अंतर्गत 10 के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट है प्रमाणन के लिए प्रक्रिया क्या होगा, सर्टिफिकेट कैसे बनेगा, वो पूरी प्रक्रिया उसमें होगी। नेक्स्ट है कि प्रमाणन प्राधिकारी के निर्णय के विरुद्ध अपील करना, मतलब आप अगर कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि कोई दिक्कत है, नहीं कर रहा कुछ, इसमें तो सब चीज़ निहित है, लेकिन होता कितना है वो आप बहुत अच्छे से जानते हैं। फिलहाल ये आपको जानकारी होना चाहिए कि किस अधिनियम में क्या है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, 11वां अध्याय देखिए, या क्वेश्चन नंबर नहीं, ये चैप्टर 11 है, अध्याय 11वां देखिए कि विकलांग और जिला स्तर पर केंद्रीय और उच्च सलाहकार बोर्ड होने चाहिए। ये इससे रिलेटेड बात करता है और इसमें आपको 14 सेक्शंस हैं। पहला कि निःशक्तता पर केंद्रीय सलाहकार बोर्ड का गठन होगा, मतलब जो लोग होंगे वो वहाँ पर बोर्ड बनेगा। नेक्स्ट है कि सदस्यों की सेवा के नियम और शर्तें बनेगी। जो निर्हरताएँ होंगी, डिस्क्वालिफिकेशंस कौन कौन से हैं, किसकी क्वालिफिकेशन ठीक है नहीं है। नेक्स्ट है सदस्यों द्वारा स्थानों का अवकाश होगा। विकलांगता पर केंद्रीय सलाहकार बोर्ड की बैठकें होंगी। इसके बाद विकलांगता पर केंद्रीय सलाहकार बोर्ड के कार्य होंगे। विकलांगता पर राज्य सलाहकार बोर्ड, राज्य सलाहकार, केंद्रीय सलाहकार दोनों इसकी बात आ गई है। सदस्यों की सेवा के नियम और शर्तें क्या होंगी कि जो सदस्य जुड़ेंगे वो क्या क्या नियम होंगे, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। अयोग्यता क्या होगी, योग्यता क्या होगी, सीटों की छूट कितनी होगी। निःशक्तता पर राज्य सलाहकार बोर्ड की बैठकें क्या होंगी। निःशक्तता पर राज्य सलाह बोर्ड के कार्य क्या होंगे। निःशक्तता पर जिला स्तरीय समिति कैसे बनेगी, क्या होगा। रिक्तियों का कार्यवाहियों का अविधिमान्य ना होना, यानी कि वैकेंसीज नॉट टू इनवैलिड प्रोसीडिंग। हर चीज़ में रिक्तियों की बात करता है, चाहे वो विकलांग और जिला सलाहकार बोर्ड हो, कुछ भी हो। तो ये हमारा अध्याय 11 की बात थी। अब देखिए अध्याय 12वां देखिए कि व्यक्तियों के लिए मुख्य आयुक्त और राज्य आयुक्त, जो चीफ कमिश्नर एंड स्टेट कमिश्नर होते हैं फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ के लिए, ये उससे रिलेटेड बात करता है। अध्याय हमारा 12 है। इसमें हमारे 10 सेक्शंस हैं, यानी कि 10 जो हमारे उपखंड हैं। तो पहला क्या है? मुख्य आयुक्त और आयुक्तों की नियुक्ति होगी। मुख्य आयुक्त के कार्य क्या होंगे। मुख्य आयुक्त की सिफारिश पर उपयुक्त अधिकारियों की कार्यवाही क्या होगी। मुख्य आयुक्त की शक्तियाँ क्या होंगी। मुख्य आयुक्त द्वारा वार्षिक और विशेष रिपोर्ट क्या होगी। राज्यों में राज्य आयुक्त की नियुक्ति कैसे होगी, उसके कार्य क्या होंगे। राज्य आयुक्त की सिफारिश पर उपयुक्त प्राधिकारियों द्वारा कार्यवाही कैसे होगी। राज्य आयुक्त की शक्तियाँ क्या होंगी। राज्य आयुक्त द्वारा वार्षिक और विशेष रिपोर्ट क्या होगी। यानी कि जो सेंट्रल लेवल पर, मतलब जो चीफ कमिश्नर होता है, स्टेट कमिश्नर, दोनों के लिए ये कार्य शक्तियाँ कैसे उनकी नियुक्ति होगी, इन सब के लिए बात की गई है हमारे अध्याय 12 में। अध्याय 13 क्या कहता है? हमारा कहता है कि जो मेन, मतलब उसका जो थीम है वो विशेष न्यायालय, स्पेशल कोर्ट। वो किसके लिए? इसमें 2 सेक्शंस हैं। पहला है विशेष न्यायालय होगा, दूसरा है विशेष लोक अभियोजक होगा। यानी कि जो स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर होगा, जो कहते नहीं कि वकील है, क्या है, कैसा है, तो
दिव्यांग बच्चों के लिए अगर कोई वो केस करता है, कुछ भी प्रॉब्लम होती है, तो उसके लिए एक स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर होगा, मतलब वहाँ मिलेगा उसे, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब देखिए चैप्टर नंबर 14वां अध्याय 14वां देखिए क्या कहता है, उसका थीम क्या है, विकलांग व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय कोष की बात करता है, जो नेशनल फंड फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज की बात करता है। इसमें दो सेक्शंस हैं। पहला सेक्शन कहता है विकलांग व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय निधि क्या होगी, नेशनल फंड क्या होगा। दूसरा है लेखा और लेखा परीक्षा, जो अकाउंट एंड ऑडिट से रिलेटेड वर्किंग होगा, कि मतलब क्या किससे रिलेटेड। अभी देखिए चैप्टर नंबर 16 सॉरी इसके पहले अगर 14 था तो ये 15 होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। यानी कि अध्याय हमारा कौन सा होगा, 15वां। तो 15वां जो अध्याय है वो उसका थीम क्या है, विकलांग व्यक्तियों के लिए राज्य निधि। ऊपर क्या था, राष्ट्रीय निधि कोष था, यहाँ पर राज्य निधि है। यानी इसमें एक ही सेक्शन है, विकलांग व्यक्तियों के लिए राज्य निधि क्या होगा और किस तरीके से उसको हम लेखा परीक्षा वगैरह करेंगे। अब देखिए चैप्टर्स हम देखते हैं, अब 16 देखते हैं। 16 ये इससे क्या रिलेटेड है, अपराध और सख्ती की बात करता है, शास्ति की मतलब ऑफेंस एंड पेनाल्टीज की बात करता है। ये हमारा 16वां अध्याय है। ये इसमें हमारे पास कितने चैप्टर्स हैं, 3 3 6 7 सेक्शंस हैं इसमें अध्याय 16 में। अधिनियम या उनके पहला क्या है, अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए दंड का प्रावधान है। दूसरा है कंपनियों द्वारा अपराध अगर कोई करता है तो उसके लिए पेनल्टीज़ वगैरह हैं। तीसरा है नेक्स्ट बेंचमार्क, विकलांग व्यक्तियों के लिए धोखाधड़ी से किसी भी लाभ का लाभ उठाने के लिए दंड है। मतलब गलती से कोई विकलांग व्यक्तियों के साथ धोखाधड़ी करता है या अगर उनके साथ कोई कुछ भी गलत करता है तो उसके लिए मतलब बहुत पेनाल्टी है, बहुत सख्ती होगी उसके लिए। नेक्स्ट है अत्याचारों के अपराधों के लिए भी दंड है। सूचना प्रस्तुत करने में विफलता के लिए भी दंड है। उपयुक्त सरकार की पूर्व स्वीकृति क्या होगी, इसमें वैकल्पिक दंड क्या होंगे। मान लीजिए अगर किसी को 6 महीने की सज़ा 1 साल की, तो उसके अतिरिक्त क्या हो सकता है, अगर पैसे में कितना हो सकता है, ये सारी चीज़ें इसमें हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17 यानी कि 17वां अध्याय, और ये लास्ट अध्याय है क्योंकि मैंने शुरू में बताया था आपको RPWD एक्ट में कितने अध्याय हैं, आपको 17 अध्याय मिलेंगे। एक बात और बता दूं, PWD एक्ट में कितने अध्याय हैं, 14 अध्याय हैं। उसमें कितनी विकलांगताएं हैं, 7 विकलांगताएं हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना। लेकिन RPWD एक्ट जो अभी पढ़ रहे हैं इसमें 17 अध्याय हैं और 21 प्रकार की विकलांगताएं हैं। तो हम 17वें अध्याय को देखते हैं, और वो 17 अध्यायों का नाम क्या है, विविध यानी कि मिसलेनियस जिसे हम कहते हैं, कुछ अन्य। अब अन्य में कितने सेक्शन शामिल हैं, 3 3 6 7 सेक्शन शामिल हैं। पहला सेक्शन क्या कहता है, अन्य कानूनों के लागू होने पर रोक नहीं है। यानी कि अगर कोई अन्य कानून लागू होंगे तो बिल्कुल भी लागू होंगे दिव्यांगजनों के लिए। नेक्स्ट क्या है कि श्रद्धापूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण किया जाएगा। नेक्स्ट है कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति होगी हमारे पास। नेक्स्ट है अनुसूची में संशोधन करने की भी शक्ति होगी हमारे पास। नियम बनाने की केंद्र सरकार की शक्ति भी होगी, कुछ अलग से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि नियम बनाने की राज्य सरकार के पास भी शक्ति होगी। नेक्स्ट है लास्ट निरसन और बचत होगा, यानी कि रिपील एंड सेविंग। ये हमारे 17 अध्याय और इसकी डिटेल थी। आई होप आपको जो RPWD एक्ट है जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है, अगर एक भी क्वेश्चन आ गया तो आपका वीडियो देखना सफल हो जाएगा। तो आई होप आपको पसंद आया होगा ये वीडियो। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये कैसा लगा। और ये जो इसमें इन्फॉर्मेशन है ये पूरी तरीके से MSJI की वेबसाइट से ले करके आपको वीडियो बनाया गया है, इसमें कोई भी मिस्टेक नहीं मिलेगी आपको। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्या आपके लिए लाभदायक है ये वीडियो। थैंक यू सो मच। जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। आपके लिए जो नेक्स्ट मैराथन आएगी आपको इवनिंग तक अपलोड हो जाएगी, चिंता बिल्कुल मत करिए।
थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड घंटी को जरूर टनटनाइए, क्योंकि बिना घंटी टनटनाए आप तक नोटिफिकेशन नहीं पहुंचेगा। एंड साथ में शेयर जरूर करिए। थैंक यू सो मच, जय हिंद सभी को।